अच्छा बच्चों, देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट कवर कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या पढ़ा था? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। सही है। अब इस चैप्टर में जो बचा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। लिपिड। लिपिड्स है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, देखो न्यूक्लिक मैं एसिड्स है। बताता हूँ, और न्यूक्लिक एसिड्स है। देखो उसमें एक था आपके पास बायोमोलिक्यूल्स में वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी पढ़ा। अब आपके पास है, समझो ये डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये आ जाता है एक ही टॉपिक में। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। एक और टॉपिक अच्छा। बचता है इसके बाद, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और फिर लिपिड्स। सही, तो अभी मैं आपको सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ाता हूँ, उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ाता हूँ। लिपिड्स जो है वो फिर मैं आपको कोशिश करके, या तो फिर मैं देखता हूँ मेरे पास इसका लेक्चर अच्छा है तो मैं देखता हूँ। एक मिनट सबर। लिपिड्स का लेक्चर मेरे पास ठीक है, हाँ। सही। हाँ हो जाएगा लिपिड्स इसमें से। सही, तो कोशिश करके इसको हम लिपिड्स इसी लेक्चर से कर लेंगे तो आपका वो सिन बोर्ड जो है उसमें भी कवर हो जाएगा। सही बच्चों, आज जो है वो आज की क्लास लंबी होने वाली है, और ड्यूरेशन नहीं पूछना, बस आज की क्लास लंबी है काफ़ी। आई होप आप लोगों के पास टाइम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास तो है। सही, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था माइशर। जरा आप अपनी बुक्स में चेक करो, सिन बोर्ड में इसका नाम लिखा हुआ है, फ्रीड्रिक माइशर करके लिखा हुआ होगा। चेक करो, शाबाश। आवाज आ रही ना? जी जी आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। सर। ओके ओके। सर आपको नहीं आ रही? नहीं पता नहीं, और एकदम से गायब हो गई थी। नहीं एक वो मिनट। गायब हुए हुए थे। नहीं, मेरे ना हैंड फ्री की तार खिंच गई है, आई गेस ऐसा लग रहा है मुझे। अब बताओ ना, आवाज आ रही है? जी सर जी मैं सर। तो क्लियर हूँ। सही, बहुत सही। अच्छा बच्चों देखो, फ्रीड्रिक माइशर साहब आपकी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में कहाँ है? न्यूक्लिक एसिड में यह है बच्चों, लिखा हुआ है इसमें, जी सर। फ्रीड्रिक माइशर। सही है। ईयर तो लिखा हुआ भी नहीं, वैसे जरूरी भी नहीं होता ईयर। तो न्यूक्लिक एसिड क्या चीज होता है भाई? न्यूक्लिक एसिड भी बाकी मॉलिक्यूल्स की तरह एक बायोमॉलिक्यूल है, यानी कि ये सेल में जरूरी है। माइशर साहब ने इसको सेल्स में देखा था। अब सवाल है कि कौन से सेल? तो उन सेल का नाम आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, पस सेल्स। जी पस सर। सेल्स। सही है, तो पस सेल्स क्या होते हैं? पस सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो। एक वो डब्ल्यूबीसीज जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। और दूसरे खुद क्या चीजें, दूसरे खुद माइक्रोब्स, यानी कि जो दुश्मन है उनकी डेड बॉडीज और हमारे डब्ल्यूबीसीज की डेड बॉडीज, दोनों को मिला दो तो ऐसे सेल्स को हम लोग बायो में कहते हैं पस सेल्स। बस। सही, और सेल के सही। अंदर भी कहाँ देखा था? सेल में तो साइटोप्लाज्म भी होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियस। नाम बिल्कुल न्यूक्लियस में देखा था। अच्छा, शुरू में जब इसको देखा गया तो इस न्यूक्लिक एसिड का नाम था न्यूक्लियन, ये भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, न्यूक्लियन। जी। बाद में पता चला ये तो एसिडिक नेचर का है, तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। शुरू में इसका नाम न्यूक्लियन था। ये सिंटेक्स बुक बहुत पुरानी न्यू दोनों में है। सही, तो बाद में पता चला इसकी प्रॉपर्टीज तो एसिडिक है भाई, तो इसका हमने नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो किस्म का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आ रहे हैं। बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड एक होता है। अगर मैं टाइप्स पूछूं, देखो ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है, मैं कह रहा हूँ उसकी टाइप्स। तो आप बोलोगे सर दो टाइप्स हैं इसकी, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ कि ये डीएनए और आरएनए मिलके किससे बनता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है जिस तरह प्रोटीन्स मिलके बनता है अमाइनो एसिड से,
तो न्यूक्लिक एसिड किससे कंपोज्ड होता है? न्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स। उन यूनिट्स का नाम क्या होता है? बहुत आसान है, न्यूक्लियोटाइड्स। राइट। न्यूक्लियोटाइड्स। राइट। मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब सवाल ये होता है कि जब आप कह रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, अब अगला सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? जिस तरह प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से, तो अब अमाइनो एसिड क्या चीज़ है? तो इसी तरह न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है जो मिलके बनता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज़ें होती हैं? आपको याद होगा, ये मैट्रिक क्लास का है बिल्कुल। हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं बच्चों। एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसको कैसे लिखते हैं? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। सही है। एक होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन, 6 कार्बन? फाइव। 5 कार्बन। फाइव। और तीसरी चीज होती है नाइट्रोजनस नाइट्रोजन बेसिस। बेस। नाइट्रोजनस बेसिस का एक और नाम होता है ऑर्गेनिक बेसिस। आप अपने पास ही नोट कर लो, वैसे तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। नाइट्रोजनस बेसिस का एक और नाम होता है ऑर्गेनिक बेसिस। और ये नाइट्रोजनस बेसिस कितने किस्म की होती हैं? ये नाइट्रोजनस चार। बेसिस 4 किस्म की होती हैं बिल्कुल। एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन। साइटोसिन, थायमीन। टाइम। और अगर आप कहो कि सर आरएनए है, तो यस। आरएनए में थायमीन की बजाय क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो हर एक मतलब डीएनए हो या आरएनए हो, ये तीनों चीजें लाजमी होंगी। यानी कि डीएनए और आरएनए खुद किससे मिलके बनते हैं? आप बोलोगे सर न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है सर? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें तीन चीजें होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन की, और नाइट्रोजनस बेसिस। सही। सही। अब ये थोड़ा सा बेसिक है, फिर एडवांस होता है इसका। एक मिनट। भाई देखो, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर है, पीएमसी के सिलेबस में भी है। तुम अगर यहाँ से अच्छा पढ़ लोगे बच्चों, तो तुम लोग को क्रोमोसोम्स एंड डीएनए जो है, जो कि पीएमसी के सिलेबस में नहीं है लेकिन पीएमसी के सिलेबस में है, एक चैप्टर जिसका नाम है इनहेरिटेंस, वो पढ़ने में आसानी जाएगी। या ये रहा इनहेरिटेंस, अभी आएगा नीचे, ये रहा। तो ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, इसको पढ़ने से पहले आपका क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का टॉपिक अच्छा होना चाहिए। अब जो पीएमसी का सिलेबस नया वाला आया है, इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इतना सा बस लिखा हुआ है कि बस आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन, फंक्शन बता दें। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में इतना सा दिया हुआ है कि आप हमें बता दें कि एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक क्लास में, वॉटसन एंड क्रिक। और आपको जीन्स का और कोड्स का सीक्वेंस बताना है, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है टॉपिक, तो आपको ये पढ़ने में आसानी जाएगी बिल्कुल। अब डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद एक मॉलिक्यूल का नाम है। डीएनए क्या चीज़ होती है बच्चों? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद एक मॉलिक्यूल का नाम है। ये पूरा जी क्या सर। बनाया मैंने? ये मैंने पूरा बनाया है। आज मैं बहुत शॉर्ट लिखूंगा, सॉरी, तो ज़रा समझ जाना प्लीज़। उसमें जी। टाइम लगता है काफ़ी ना माउस में। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है या क्रोमोसोम डीएनए के अंदर होता है? तो सिंपल है, इस पिक्चर डीएनए से देख लो। क्रोमोसोम। बिल्कुल, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। डीएनए एक मॉलिक्यूल का नाम है, सुपर कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है, सुपर कॉइल्ड। सही। और क्रोमोसोम के दो धागे होते हैं, दरमियान में एक मॉलिक्यूल भी होता है, आपको पता है। ये जो दोनों धागों को बाइंड रखता है, इस मॉलिक्यूल को बायो में कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन है, इसको हम लोग बायो में कहते हैं काइनेटोकोर। हिबा आवाज आ रही है बेटा? हिबा आवाज आ रही है? सर। हाँ, आवाज आ रही बेटा? जी 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 सर। सही सही। तो क्रोमोसोम एक। के अंदर एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है। और क्रोमोसोम के दो धागे होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है ये लोअर पार्ट। दरमियान में एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको, इस मॉलिक्यूल का नाम है सेंट्रोमेयर। और इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन।
आपने फर्स्ट टाइम में ये भी पढ़ा होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, याद है? इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं पी आर्म, और हम्म। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं क्यू आर्म। ये तो बहुत बेसिक था क्रोमोसोम का। अब डीएनए का जो जी। स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो डबल हीलिक्स होता है। डीएनए जो होता है वो डबल हीलिक्स होता है। एक स्ट्रैंड इसका, और ये इसका नीचे वाला दूसरे वाला स्ट्रैंड हो गया इसका। अच्छा, अब जो आपको इसमें चीजें नोट करनी है वो क्या क्या नोट करनी है? डीएनए जो होता है, इसका एक स्ट्रैंड से सामने वाला बनता है, ऐसे ही है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड कहलाता है ये टेम्पलेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट। कहलाता है टेम्पलेट। सही है। और इसको देख के जो सामने वाला बनता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। और ये भी एक चीज होती है कि सर डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है, एक चलता है, एक का सीक्वेंस चलता है 5' से नीचे तक, अगर हम आ जाए, 1 मिनट, 3' वन बिल्कुल। टू थ्री। और एक चलता है ये 3' से 5' तक। अब ये क्या चीज है, अभी बताते हैं। भाई देखो, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों मिलके बनते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, अभी बताया था। फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, एंड दो नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसी है ना? बेसिस। बिल्कुल। जी सर। ये तीन चीजें तो लाजमी बनानी है। अब वो कहाँ बनती हैं ये देखते हैं जरा। ओए, हम लोग कौन से सेक्शन में थे यार? हम लोग तो नीचे थे काफी। 1 मिनट प्लीज। सेक्शन ही गायब हो गया ना। हाँ, ये रहा है। ये रहा मिल गया। सर ये आपने सेंट्रोमेर के अंदर जो एंजाइम होता है क्या बताया था? सेंट्रोमेर के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं अच्छा। काइनेटोकोर प्रोटीन। सेंट्रो मीन सेंटर, मेयर का मतलब मॉलिक्यूल। आपसे पूछे कौन सा मॉलिक्यूल, तो आप बोलोगे प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछे नाम कौन सा है, आप कहोगे काइनेटोकोर। ठीक। सही है, ये है। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि मुझे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स तो बनाने ही बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भी सीक्वेंस बना दो, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानीन, 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 कुछ भी। खैर है, साइटोसिन, थाइमीन, एडिनिन, थाइमीन, कोई भी। ये रैंडम होता है, इसमें मसला नहीं, लेकिन सामने जो बनेगा वो आपको पता है कि एडिनिन के सामने हमेशा आता है थाइमीन। टाइमिंग। या उल्टा कर दो, थाइमीन के सामने हमेशा एडिनिन, और ग्वानिन के सामने हमेशा आता है साइटोसिन। या उल्टा कर दो, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन। ये वॉटसन और क्रिक ने नहीं बताया था बच्चों। ये जो है, इस रूल को हम लोग बायो में कहते हैं चार्गफ्स रूल। ये साइंटिस्ट था इसका, चार्गफ। ये पुरानी सेकेंड ईयर की बुक में है। चार्गफ, इस रूल को कहते हैं चार्गफ्स रूल। सही। अच्छा, तो आपको ये तो पता है कि एडेनिन के सामने क्या आएगा, लेकिन आपने तो अभी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में से एक चीज बना के दिखाई, जिसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। एक न्यूक्लियोटाइड में तो तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, और पेंटोज शुगर। अब वो कैसे बनेगा? आप थोड़ी देर के लिए ये देख लो। इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एक 5 कार्बन की शुगर अटैच है। 5 कार्बन, ये शुगर लिख दी 5 कार्बन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस। तो एक न्यूक्लियोटाइड में चारों बेसेस नहीं होती, एक न्यूक्लियोटाइड में कोई से भी एक बेस होती। क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया? यस, ये एक न्यूक्लियोटाइड जी। बन गया।
तो इसी तरह नीचे वाला भी। अब मैं इसको मिटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बीच वाले को थोड़ी देर के लिए। समझो ये एक आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये जो 5 और 3 डैश का होता है ये क्या सिलसिला होता है ये भी बता देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे सी। इसी तरह इसके भी नीचे 5 कार्बन होंगी, इसके भी नीचे 5 कार्बन है, इसके साथ भी फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। बस इसका जो फिफ्थ कार्बन एटम है, देखो पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, कितने कार्बन, 5 कार्बन। इसकी जो फिफ्थ कार्बन एटम है, इसकी थर्ड कार्बन से अटैच्ड है। तो इसलिए एक स्ट्रैंड चलता है 5 डैश से 3 डैश। इसी तरह इसकी जो 5 होगी वो उसके नीचे वाले की थर्ड से अटैच होगी। तो इसलिए डीएनए का एक स्ट्रैंड चलता है 5 डैश से 3 डैश, और सामने वाला अपोजिट होता है, तो वो चलता है 3 डैश से 5 डैश। 5 याद रखना है ये चीज। सामने वाला, अच्छा डीएनए के जो मैंने। दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं या नहीं, आप लोग बोलोगे साथ साथ चलते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया ये दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल। होते हैं, पैरेलल। लेकिन जो सामने वाला स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के लिए क्या होता है, अपोजिट होता है। तो उसको हम लोग बायो में क्या लिखते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, साथ साथ तो चल रहा है लेकिन उलट है। उलट किस तरह, एडेनिन के सामने क्या आता है बच्चों, थायमीन। तो आई मैं मीन। थायमीन को किस तरह लिखूंगा, इस तरह, उल्टा। इसी के साथ पेंटोस शुगर भी अटैच है, इसी के साथ जस्ट लग्जरी वाला। फॉस्फोरिक एसिड को भी मैंने उल्टा लिख दिया। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल। जी ये समझ आया। जी सर। जी सर। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया। जी हाँ जी। जी सर। जी सर। तो सर आपकी आवाज गई। नहीं नहीं, वो मैं हैंड फ्री निकाला था, अभी आ रही है बस। जी जी। जी सर। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी एंटी एंड पैरेलल। पैरेलल होते हैं, साथ साथ पैरेलल। तो चल रहे हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। ये एक चीज बतानी थी इसमें। अच्छा, एक और भी चीज ये बतानी थी, एडेनिन किससे पेयर होता है, थायमीन से। सही। तो कोई बता सकता है एडेनिन और थायमीन के दरमियान कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड्स। सही। और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान कितने बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। सही है, यहाँ तक सही है। ये प्लीज याद रखिएगा, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, या वाइस वर्सा कर लो, उल्टा बोल दो मसला नहीं है, लेकिन रूल यही होगा। ओके। सही। अच्छा, ये जो एडीन के सामने थायमिन लगा हुआ है, जो मैंने डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, जिस तरह गुआनिन के सामने मैंने साइटोसिन बना दिया, साइटोसिन के सामने मैंने गुआनिन बना दिया। तो ये सर बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड। इन बॉन्ड्स का नाम क्या होता है, लूज। फॉस्फोरास्टर। नहीं ये वाले नहीं, वो तो अलग है, इनको कहते हैं जो अंदर होते हैं उनको कहते हैं लूज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, इसी तरह हमने ठीक है। देखा था बच्चों वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। हमने प्रोटीन के अंदर देखा था पेप्टाइड बॉन्ड। हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब वो कहाँ पर होता है, ये जो आपका फॉस्फेट नजर आ रहा है, ये वाला जो फॉस्फेट है इसकी शुगर से भी अटैच होगा। सही है, ये इसका फॉस्फेट इसका शुगर से जो अटैच है, ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है आपको जो बाहर बनता है डीएनए के धागे के बाहर, इसको कहते हैं हम लोग फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। सही यहाँ होता ये जो बाहर बनता है बिल्कुल, क्योंकि बाहर भी तो बॉन्ड बनना जरूरी है ना। 5 एज ए वो वाला। 5 डैश से नहीं, 5 डैश से 3 डैश वाला तो सिंपल सा बॉन्ड है, वो मसला नहीं है। लेकिन ये जो फॉस्फोरस और शुगर आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सही है। ये वाला बॉन्ड तो अलग है, सिंपल 5 डैश से 3 डैश सिंपली अटैच्ड हुआ वैसे। अच्छा, एक और भी चीज, अगर बच्चों अगर आप देखो उसमें डीएनए के एक टर्न में आपको कितने न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं, एक टर्न में अगर चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तकरीबन 8, 9, 10। 10। तो डीएनए के एक टर्न में, 10। दोनों साइड के काउंट नहीं करना, एक साइड के होते हैं, डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है एज पर पीएमसी सिलेबस, वाटसन एंड crick। डीएनए के वन टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
अच्छा, डीएनए के जो धागे हैं, डीएनए के जो धागे होते हैं, जिस तरह ये मैंने बना के दिखाया, मैं भी बहुत इसको समराइज करके बता रहा हूँ ताकि ये याद रहे आपको। पूरा पूरा अलग कलर से नहीं। एक साइड भी याद कर लो तो इसका नहीं है। सर, ये जो डीएनए के जो बाहरी जो फॉस्फोरिक एसिड और ये पेंटोस शुगर लगे हुए होते हैं, ये जरूरी है या नहीं? ये बिल्कुल जरूरी है। ये नहीं होंगे तो फायदा नहीं है ना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये बाहर होते हैं या अंदर होते हैं? तो आप बोलोगे सर ये स्ट्रैंड्स बाहर। के बाहर है। तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट फॉस्फेट। बैकबोन। शुगर। फॉस्फेट। सही। और इसको हम लोग बायो में कहते हैं अपराइट। वॉटसन एंड क्रिक ने इनको क्या कहा था? ये जो बाहर चीजें होती हैं अपराइट। और ये जो अंदर लगे हुए होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, आपस में लगे हुए होते हैं, इस एरिया को वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था रंग। ये जो अंदर वाला एरिया है उसको रंग कहते हैं, जो बाहर वाला एरिया है उसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। सही है। यहाँ तक समझ आया? राइट्स। बिल्कुल। डीएनए की जो चौड़ाई है वो ये है, पूरी येलो वाली जो मैंने बना के दिखाई ना आपको, यानी कि डायमीटर डीएनए का। तो ये डीएनए का डायमीटर समझो यहाँ से लेके आधा 1 नैनोमीटर हो गया, सेम यहाँ से यहाँ तक भी 1 नैनोमीटर। तो टोटल कितना डायमीटर हो गया? 2 नैनोमीटर। डीएनए का डायमीटर कितना हो गया बच्चों? 2 नैनोमीटर। टू सही। नैनोमीटर। अच्छा, डीएनए का जी जो सर। एक टर्न है, जैसे मिसाल के तौर पे ये पूरी एक टर्न है, 1 टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तकरीबन। तो इसका लेंथ कितनी? तकरीबन 3.5 नैनोमीटर। इसकी तकरीबन है 3.5 नैनोमीटर 1 टर्न। अच्छा, क्या ये जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है बच्चों, इसके नीचे एक और होगा कोई? बिल्कुल, बहुत सारे होंगे। इसके नीचे एक और होगा। ये जो एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये भी तकरीबन 3.5 जैसा है। बस पॉइंट पीछे लगा दो। ये होता है 0.35 नैनोमीटर। ये समझ आया? 3 डायमेंशन है। एक एक नाइट्रोजनस बेस के नीचे दूसरी जो नाइट्रोजनस बेस है उसके दरमियान 0.35 नैनोमीटर। 1 टर्न 3.5 नैनोमीटर। और टोटल डायमीटर 2 नैनोमीटर। तो 3.5 या 3.4, ऐसे कौन सा सही है? क्या चीज? 3.5 या 3.4? नहीं नहीं बेटा, 3.5 तो कोई है नहीं, 3.5 है। नहीं, 0.35 की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पॉइंट नहीं थ्री नहीं, फाइव पॉइंट ठीक थ्री है, पॉइंट थ्री नहीं नहीं फोर नहीं, 0.35 है। ये बुक की लाइन है हमारी सिन बोर्ड की ना, पुरानी सिन बोर्ड की। 0.35 है ये। अच्छा, एडेनिन और ग्वानिन आपस में पेयर करते हैं? क्या जवाब होगा आपका? एडेनिन और ग्वानिन? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। एडेनिन और ग्वानिन तो नहीं करते। एडेनिन एंड ग्वानिन लिख दिया मैंने, यानी कि कुछ ना कुछ अब थोड़ी चेंज बात है। वॉटसन और क्रिक ने देखा था एडेनिन और ग्वानिन जो है वो काफी सिमिलर है स्ट्रक्चर वाइज। पेयर के हिसाब से नहीं। पेयरिंग का रूल क्या है? पेयरिंग का तो रूल है एडेनिन हमेशा किसके साथ? थायमीन के साथ। या थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखें, तो एडेनिन और ग्वानिन आपस में स्ट्रक्चर वाइज क्या है बच्चों? सिमिलर है। तो इन बेसिस को हम लोग बायो में कहते हैं प्यूरिन बेसिस। प्यूरिन बेसिस। स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होना अलग है, पेयरिंग होना अलग है। पेयर नहीं करते, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। इसी तरह अब कौन बचा? इसी तरह बचा आपके पास आई मीन थायमीन एंड साइटोसिन, साइटोसिन। आपस में ये भी ये सेम। रहा तो इनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं, पायरिडीन। वेरी गुड, पायरेमेटीन बेसिस। पायरेमेटीन बेसिस। सर इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, प्योरीन की, प्योर एज गोल्ड। हाँ, गुड है। उससे प्योरीन वाले एक साथ याद है, जो हाँ बचे वो प्यारे बोले। हाँ, गुड, बिल्कुल सही। सही। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के हिसाब से एडेनिन और ग्वानिन दोस्त हो गए, थायमीन और साइटोसिन। लेकिन पेयर करेगा हमेशा एडेनिन थायमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ।
सही। अच्छा, ये हो गया आपके पास। और क्या चीज थी इसमें बताने वाली, और क्या चीज थी इसमें बताने वाली? डीएनए हो गया, और आरएनए हो गया, केमिकल को, हाँ। एक और चीज आपको बताते हैं हम। वो क्या है इसमें, एक मिनट सर, कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट। हम्म। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ से ही बताता हूँ। ये देखो, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? इसमें आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिक चीजें, कि क्रोमो मीन्स कलर। नजर आ रहा है बच्चों? जी जी। जी सर। सही। क्रोम, मैं इसको बल्कि सेव कर देता हूँ, एक मिनट। इसमें लिखा हुआ है, देखो, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी। हम्म। बेसिक बेसिक चीजें बिल्कुल क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में पड़े हुए रहते हैं, और ये इनके अंदर डीएनए होता है, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है। थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आओगे, इस पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? वॉल्टर फ्लीमिंग साहब ने। और ये किन सेल्स में करी थी? पस सेल्स में। न्यूक्लियस। और कौन से ऑर्गेनिज्म में करी थी? सेलेमेंडर लार्वा। इस लार्वा मींस एग जैसा स्ट्रक्चर, सेलेमेंडर का मतलब एक एम्फीबियन है जो लिजर्ड जैसा होता है। सही। तो ये वहां पे डिस्कवरी हुई थी। डाई कौन सा इस्तेमाल किया था, कौन सा कलर इस्तेमाल किया था क्रोमोसोम्स को देखने के लिए? तो डाई का नाम है बेटा, ये लिखा हुआ है पर्किंस एनिलीन। ये वॉयलेट कलर का था, तो तभी क्रोमोसोम कलर्ड नजर आए, जबकि क्रोमोसोम्स कलर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम का नाम एक अलर्ट टर्म है। ऐसे टर्म्स जिनका जो मतलब होता है वो अपने नाम से मैच नहीं करता, तो समझो ऐसे टर्म्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स का मतलब कलर बॉडीज तो है, लेकिन ये कलर बॉडीज एक्चुअली में नहीं होती। क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर बॉडीज बट दे आर डार्केस्ट बॉडीज। सही है। क्रोमोसोम्स आपको हमेशा सिर्फ कब नजर आते हैं बच्चों? जब सेल क्या कर रहा हो? जब सेल डिवाइड कर डिविजन। रहा हो। यार ये क्रोमोसोम डाय मीन्स इन्होंने क्या करा ये मुझे समझ डाई नहीं लगा के उन्होंने देखा था ना क्रोमोसोम्स को। उन्होंने क्रोमोसोम्स को डाई लगा के देखा था। जब किसी भी चीज को डाई या कलर से देखोगे तो ऑब्वियसली वो कलर्ड नजर आएगी ना। तो ये हाँ मसला। विजिबल होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर बस सेकंड ईयर का हो जाएगा लेक्चर ये। ये एक मिनट सबर करो, ये, हाँ, ये है आप लोगों का भी फर्स्ट ईयर का। इस चैप्टर से रिलेटेड, कि क्रोमोसोम का एक और नाम होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि क्रोमोसोम एक न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको कहते हैं बच्चों डीएनए। सही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वहां से निकल गया न्यूक्लियो। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए से भी ज्यादा एक और चीज होती है, उसको कहते हैं प्रोटीन। और वो 60% है। और उस प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, या आपने नाम सुना हुआ होगा। तो यानी कि क्रोमोसोम एक धागा है, उसके अंदर दो मेजर चीजें हैं, डीएनए और प्रोटीन। आरएनए नहीं है। देखो आरएनए क्या लिखा हुआ है, आरएनए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं है नॉट। क्रोमोसोम को, यानी कि क्रोमोसोम को बनाने में आरएनए का कोई दखल नहीं है। आरएनए खुद किस पर डिपेंड होते हैं? डीएनए पे। डीएनए होगा तो आरएनए बनेगा। आरएनए खुद कुछ भी नहीं है फिर। डीएनए और आरएनए किससे मिलके बनते हैं? देखो लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। बस डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है बेटा? डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर,
आरएनए में भी पेंटोस शुगर है 5 कार्बन की, लेकिन उसमें ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइबोस शुगर। तो डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में है राइबोस शुगर। सर हमारी ठीक बुक है। में लिखा हुआ है डीएनए ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए Each helix is made up of 4 types of nucleotides. कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट, पेज बताना सर मुझे। पहला सर पहला 20। पॉइंट है। ये वाला पेज 22। नहीं, 22। जी। जी, एक मिनट। हाँ, ये लिखा ईच हुआ। हेलिक्स। चार किस्म की न्यूक्लियोटाइड कैसे बने? देखो सिंपल है, ये चार किस्म की न्यूक्लियोटाइड ऐसे बने कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ये जो है, तो कोई भी ये लगा लो, या मिसाल के तौर पे एडिनिन लगा लो। एडिनिन के सामने एक कार्बन, पर होगी और एक सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड होगा। फॉस्फोरस। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। बिल्कुल, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ऐसे कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं हमारे पास डीएनए में? चार। कैसे? एक का नाम होगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एक का नाम होगा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, एक का नाम होगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, एक का नाम होगा थायमिन न्यूक्लियोटाइड। तो हाउ मेनी ओके। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? 4 टाइप्स। और ओ, ऐसे कितने ओ, होते हैं? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तादाद के हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा है, और एग्जाम के एतबार से सिर्फ चार है। बस आरएनए में भी चार किस्म की न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वहां थायमिन की बजाय क्या लगा दो? यूरेसिल। सही है, आसान है। जी। तो ये चीज होता है बस उसमें। अच्छा, एक मिनट, ये हो गया आपके पास। सही है। अब जैसे आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये आपको एक पूरा क्रोमोसोम नजर आ रहा है। क्रोमोसोम के अंदर रेड कलर से जो मैंने बनाया बच्चों, ये डीएनए। सही है। और क्रोमोसोम के बीच में जो एक मैंने पकोड़ा बनाया है, इसको सेंट्रोमेयर लिख दिया। उस सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। सही है। ये हो गया आपके पास क्रोमोसोम का जो अपर वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं पी आर्म। जो आर, नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं क्यू आर्म। सही। क्रोमोसोम बेटा दो जगह से सिकुड़ता है, यानी कि दो जगह से आप क्रोमोसोम को देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। एक यहाँ से सेंट्रोमेयर के करीब से जहाँ मेरा कर्सर है, और एक ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, नजर आ रहा है? जी। जी, तो यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंट्रोमेयर के करीब से, उसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो ऊपर से सिकुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेकेंड कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। शो। दो जगह से। एजिंग यानी कि साइंस ऑफ एजिंग, जिसको टेरेटोलॉजी कहते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे सेल्स में जो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है? कम होता रहता है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम भी है, देखो कितने सारे नाम है इसका। एक नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। इस जगह को कहते हैं जंग डीएनए, क्योंकि ये डीएनए साइंस कहती है फिलहाल किसी काम का नहीं है, नाउजुबिल्ला। इस जगह का एक और नाम है यूजलेस डीएनए। इस जगह का एक और नाम है टीलोमर। इस जगह का एक और नाम है सेटेलाइट डीएनए। तो टीलोमर सबसे ज्यादा नाम चलता है इसका। टीलोमर। तो एजिंग के साथ साथ हमारा टीलोमर क्या होता रहेगा? शॉर्ट या लॉन्ग? एजिंग के साथ साथ हमारा टीलोमर शॉर्ट होता रहता है, ये साइंस कहती है। जी बच्चों, यहाँ तक समझ आया? जी सर। असल में आज की क्लास में ना ये न्यूक्लिक एसिड में इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं करवा रहा, क्योंकि इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जो आपके सिन पीएमसी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग से करवाऊंगा उसकी बेसिक्स ना। इसलिए, और वो एकदम से बहुत हैवी ना हो जाए आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ तक अभी बेसिक बेसिक बताया, ताकि इंट्रो तो पता चले। डायरेक्ट अगर वो बता दी तो पूरा फर्स्ट ईयर से हट जाएंगे अभी हम। बस बात सर ये कि ये बताना था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये चीज है। सही है। तो ये अलग से पूरा है, इसका टॉपिक है पूरा न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें हम लोग क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का पूरा चैप्टर है वो बकायदा पूरा। और उसके बाद इनहेरिटेंस है, तो इसलिए बेसिक बेसिक मैं हर दफा बताता हूँ ताकि याद रहे। तो ये बेसिक समझ आए तो बताओ। अच्छा, जी क्रोमोसोम्स सर। का वैसे यानी फिर इस चैप्टर में नहीं लिखे ना? नहीं ना, पीएमसी के सिलेबस में कभी भी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए उन्होंने डाला नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा हर साल पढ़ाता हूँ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सारे बैचेस को, ऑनलाइन हो फिजिकल हो कहीं भी ना।
ताकि वो उसी से जुड़े हुए एमसीक्यूज आ सकते हैं ना आपके, क्योंकि इनहेरिटेंस चैप्टर है। और इस दफा तो उन्होंने अलग से देखो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आपके लर्निंग आउटकम्स में दिया है पीएमसी के सिलेबस में ना, जो अभी दिखाया था। सही है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अब हमें और करना है। तो ये है बात सारी। अगर मैंने अभी इसका बहुत ज्यादा डिटेल आगे तक चले गया ना, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जो है वो हैंग हो जाएगा। तो इसलिए ये बेसिक बेसिक करवाए, इसको हम वापस आएंगे जब हम सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने भाई। यहाँ तक आपको बताया ये चीज। और अभी और एक दो मिनट में अभी और बताता हूँ। देखो, ये जो जीन कहते रहते हैं ना, जीन जीन, ये पीएमसी के सिलेबस में भी बड़ा लिखा हुआ है ये जीन। इतना सा एक चीज देख लो कि ये मैंने क्या चीज बनाई है। ये मैंने बनाया डीएनए। क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक बहुत डीएनए। मुड़ा हुआ सा मॉलिक्यूल होता है, हाईली कॉइल्ड, जिसका नाम क्या होता है? डीएनए। डीएनए। इस डीएनए पूरे का एक ग्रीन, छोटा सा पार्ट। बिल्कुल वेरी गुड, इस छोटे इसमें से कोई सा भी मैं छोटे से टुकड़ा ले लूं, बस यही कहलाता है बच्चों जीन। यानी कि जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन में वही एबिलिटी होती है जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको हम लोग बायो में कहते हैं इनहेरिटेंस। सही, तो बेसिकली हमारे जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं अगली जनरेशन में, वो कौन करवाता है? तो उसका स्पेसिफिक आंसर जीन। सही है। 10 मिनट बाद मैं जी भेज रहा हूँ बेटा लिंक दोबारा, इंशाल्लाह। सही है। आज की क्लास में बेटा खा पी कर आना, ऐश करना अच्छे से। आज की क्लास सर। 8-9 बजे तक चलेगी इंशाल्लाह, लंबी है आज की क्लास बहुत। आज मेरा ऑनलाइन 8-9 बजे सेशन, तक? हाँ चंदा, आज ऑनलाइन सेशन नहीं रख रहा मैं किसी वजह से। बच्चों का ग्रैंड टेस्ट है ना आज कोचिंग में, तो इसलिए वो थक जाएंगे। बस सर, फिर एक काम करिएगा। 6:45 से लेकर 7 बजे तक एक ब्रेक दे दीजिएगा, मैं भाई बस को डन है लाना है बेटा, तो। डन है, ब्रेक का मसला नहीं है, 10-10 मिनट के ब्रेक का टेंशन नहीं है। सही है, मैं भेज रहा हूँ लिंक। ओके। ओके ओके।